नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर जा रहे वाहनों को दिखाई हरी झंडी। तीर्थयात्रियों की सुविधा के मद्देनजर किए गए कई इंतजाम। अब तक 16 लाख तीर्थयात्री करवा चुके हैं पंजीकरण। राज्य के सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ने का धामी सरकार का प्रयास। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जादौंग फेम ट्रिप को दिखाई हरी झंडी। 25 सदस्यों के दल को किया रवाना। एकांकी बुजुर्गों की देखभाल करेगी उत्तराखंड पुलिस। सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। महीने में 2 बार जानेगी हालचाल। विशेष ऐप के लिए करेगी जागरूक। दस मई से पूर्व सीएम हरीश रावत एक नई पैदल यात्रा की करेंगे शुरुआत। यात्रा से कांग्रेस को प्रदेश में मजबूती की उम्मीद। युवाओं का बढ़ेगा भरोसा। और उत्तराखंड में जारी है मौसम की अटखेलियां। चोटी वाले इलाकों में जारी है हिमपात और बारिश। निचले इलाकों में बढ़ रही सर्दी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आईएसबीटी ऋषिकेश से चारधाम यात्रा 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अभी तक लगभग 16 लाख लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। मां गंगोत्री और यमुनोत्री से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा पिछले सालों में पिछले वर्ष की यात्रा जिस हर्षोल्लास से हुई थी और जिस धूमधाम से हुई थी, और इसके साथ साथ जिस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पिछले वर्ष की यात्रा में बना था, उसी प्रकार से इस वर्ष की यात्रा भी धूमधाम से हो, सकुशल हो और सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में पूरी तैयारियां कर ली है। सीएम ने जिलाधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश भी दिए थे। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। तो वहीं बाबा केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को और भगवान बद्री विशाल के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। अब बद्री विशाल धाम में सरकार की तैयारियों को लेकर बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो तैयारियां हो रही है वह कागजी तैयारियां हो रही है, धरातल पर कोई भी तैयारियां नहीं दिख रही। कागजी तैयारियां हो रही होगी, धरातल पे तो कुछ है नहीं। हम लोगों को तो आज तक बुलाया नहीं गया। हम समझते हैं कि वहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ बद्रीनाथ का, कभी न कभी बैठकों में बुलाई जाना चाहता है कि पेयजल की क्या व्यवस्था, रहने की क्या व्यवस्था होगी। जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना दिया है उसमें भी बड़ी दिक्कतें लोगों को आ रही है। रजिस्ट्रेशन बनाएंगे तो आधा से ज़्यादा होटल जो है खाली रह जाएंगे, तो ये बड़ी दिक्कत का प्रश्न, परेशानी का प्रश्न है। तो मैं एक ये राय देना चाहूँगी कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और पूरे देश और विदेश से सभी यहाँ पर चार धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं और चार धाम से यहाँ पर लोगों का रोजगार चलता है। तो उनको इस पर टीका टिप्पणी करने की बजाय देवभूमि में आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसमें कोई कमी निकालनी चाहिए। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर आरटीओ भी सख्त दिखाई दे रहा है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि 3000 से ज्यादा बस चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। हाईटेक चेक पोस्ट जगह जगह बनवाए गए हैं। यहाँ मैनुअल एंट्री नहीं की जाएगी। ग्रीन कार्ड सॉफ्टवेयर तैयार है जो कि चेक पोस्ट से ऑनलाइन कनेक्ट करेगा। ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि चारधाम यात्रा के अंतर्गत हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जहाँ तक बसों का सवाल है, हमारे पास रोटेशन में लगभग 1600 बसेस हैं। इसके अलावा इन बसेस को हम लोग ऐड करेंगे
अगर हमारे पास सिटी बसेस वाली अच्छी क्वालिटी की बस आती है उनसे ऐड करेंगे जो लगभग 100 होंगी। कुमाऊं की बसों से ऐड करेंगे वो भी लगभग 100 आएंगी। 125 रोडवेज की बसेस होगी। तो हमारे पास कुल मिला के 3000 गाड़ियों का बेड़ा होगा। जो हरिद्वार में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बसेस हैं उनको मिला लिया जाए और ऐसे टेम्पो ट्रैवलर जिनकी की संख्या लगभग 550 से 600 है, जो 18 सीट से 26 सीट में पास है, जिनकी कैटेगरी बस की आती है लेकिन देखने में वो टेम्पो ट्रैवलर लगते हैं, उनको मिलाकर हम लगभग 3100 बसों की स्थिति में होंगे। आईएसबीटी ऋषिकेश से चारधाम यात्रा 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। मां गंगोत्री और यमुनोत्री से प्रार्थना करता हूं कि जैसा पिछले सालों में पिछले वर्ष की यात्रा जिस हर्षोल्लास से हुई थी और जिस धूमधाम से हुई थी और इसके साथ साथ जिस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पिछले वर्ष की यात्रा में बना था, उसी प्रकार से इस वर्ष की यात्रा भी धूमधाम से हो, सकुशल हो और सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। मां गंगोत्री और यमुनोत्री से प्रार्थना करता हूं कि जैसा पिछले सालों में पिछले वर्ष की यात्रा जिस हर्षोल्लास। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद देहरादून के एक स्थानीय होटल से जादोंग फेम ट्रिप को हरी झंडी दिखाकर 25 सदस्यों के दल को रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य के सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ने और ऐसे क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के सीमांत गाँव जो जादोंग जैसे और भी गाँव हैं, उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और वहीं पर सक्रियता बढ़ाई जाएगी। जो लोग पलायन कर चुके हैं वे वापस लौटेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन को हमारे राज्य के ऐसे सुदूर गांव को दिखाने की जरूरत है जिससे वहां पर्यटन की सक्रियता बढ़ सके। फ्लैग ऑफ सेरेमनी की है और यहाँ पर 22 हाथियों का जो दल है जा रहा है और इससे हमारा जो सीमांत में जो हमारे गांव बसे हुए हैं जैसे जादुंग है और भी जो गांव हैं वहाँ टूरिज़्म की एक्टिविटी बढ़ेगी और इससे निश्चित रूप में रिवर्स माइग्रेशन होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सुदूर गाँव को हम लोग शोकेस में करें और उसको टूरिज़्म के मानचित्र पे लाएं। ये एक ऐसा विलेज है 1962 में ये खाली करा लिया गया था और ये टोटल विलेज फ्रोज़न इन टाइम है। जैसा छोड़ के गए थे लोग वैसे ही पड़ा हुआ है। तो आज उसको देखने के लिए 22 आदमी जा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा आगामी 10 मई से एक नई यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में की जा रही है, जिसमें कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी में युवाओं का भरोसा बढ़ेगा और चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस से जुड़े इस यात्रा में हरीश रावत पैदल चलने का काम करेंगे और जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। इस प्रकार से कांग्रेस की सरकार राज्य में विकास को बढ़ावा दे सकती है। एक बहुत बड़ा कद रखते हैं और मैं अगर उत्तराखंड की राजनीति में कहूँ तो वो चाणक्य के रूप में अगर इनके लिए ये शब्द कहे जाएँ तो वो भी कम है, क्योंकि हरीश राव जी अगर 10 मई से अगर यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें वो उत्तराखंड के युवाओं से ये आह्वान करने चाहते हैं कि जिस प्रकार उत्तराखंड में ये भर्ती घोटाले हुए हैं और लगातार सरकार इन पर विफल हुई है, तो वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवा, तमाम युवा कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े, जो जोड़ने की विचारधारा रखती है। उत्तराखंड में इतना बड़ा हत्याकांड जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र द्वारा अंकिता भंडारे हत्याकांड हुआ, उस पर आवाज़ उठाने के जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं वो कांग्रेस से जुड़े और हमारे साथ मिलकर इस राज्य के विकास में और इस राज्य के जो अमूल्य जो हम आगे भविष्य में जो नई योजनाएं या सरकार को चेताने का काम करेंगे उसमें हम सबसे कांग्रेस युवा साथी जुड़े। नहीं, हरीश रावत जी को इस प्रदेश की जनता ने पैदल कर दिया है तो अच्छी बात है, वो पैदल यात्रा करें। हरीश रावत का नाम हारदा इस प्रदेश में से नहीं पड़ा, चाहे हरिद्वार से हारे हों, चाहे लाल कुआं से हारे हों, चाहे उधम सिंह नगर की एक और सीट से हारे हों, जहाँ जहाँ हरीश रावत गए वहाँ वहाँ इस प्रदेश की जनता ने उनको हराया है, इसलिए वो पैदल कर।
आज मां गंगा जी के उत्सव डोली भोग मूर्ति भोग डोली के साथ अपने हजारों श्रद्धालुओं के साथ अपने शीतकालीन प्रवास मुकबा में गंगोत्री के लिए प्रस्थान कर चुकी है और मां गंगा आज रात्रि विश्राम आनंद भैरव मंदिर भैरव घाटी में करेगी और कल सुबह 7 बजे मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी और ठीक 9 बजे गंगोत्री में पहुंचेगी, जहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना गंगा लहरी पाठ किया जाएगा। सहस्त्रनाम पाठ वेद मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा के कपाट ठीक 12:35 पर सभी देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। मां गंगा के निर्माण दर्शन भी सभी श्रद्धालु गंगा सप्तमी कर पाएंगे और गंगा सप्तमी के उपरांत मां गंगा का श्रृंगार दर्शन होता है। माँ गंगा की डोली प्रस्थान कर चुकी है, क्या क्या रहेगा? बिल्कुल, माँ गंगा की डोली हजारों श्रद्धालु साथ आप देख रहे हैं प्रस्थान कर चुकी है और रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। पूरे हर्ष उल्लास के साथ पूरी रात कल बर्फ पड़ी है, उसके बाद भी इतने तीर्थयात्री इतने श्रद्धालु गंगोत्री धाम में मुकबा में यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और निरंतर यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था है वो हमने भैरव घाटी में पूरी कर दी है और सभी यात्री पूरी रात को वहाँ पर रहेंगे। कीर्तन भजन चलेगा और वहाँ पर लोकल लोग भी आएंगे, देवी देवता भी आएंगे यात्रियों के साथ। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली गद्दी स्थल ओखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। ओखी मठ से ओंकारेश्वर मंदिर में परंपरानुसार पूजा अर्चना के बाद डोली ने पहले रात्रि पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान कर लिया है। पूजा अर्चना के बाद डोली के साथ बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी में पैदल यात्रा के लिए प्रस्थान किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्सव डोली 22 अप्रैल को फाटा, 23 को गौरीकुंड और 24 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 25 अप्रैल 2023 को प्रातः 6:20 पर बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इस अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग और कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगली जानवर पानी की तलाश में गांव की ओर वन्य जीव रुक कर रहे हैं। इसके लिए वन विभाग ने एक नया तरीका निकाला है। वन महकमा जानवरों को जंगल में ही रोकने के लिए अब मानव निर्मित वाटर होल्स और नेचुरल वाटर होल्स में पानी भरने का कार्य कर रहा है, जिससे बढ़ती गर्मी में जानवरों को जंगल के अंदर ही पर्याप्त पानी मिल जाएगा। रामनगर में जो हमारे वन क्षेत्र हैं उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमने वाटर होल्स का निर्माण किया है और इसके अलावा जो है उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी होगी तो वन्य जीवों के लिए वहां पे टैंकर से भी पानी उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, रामनगर के अंतर्गत कुछ तो जो है हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, उसमें पानी की समस्या नहीं रहती है। इसके अलावा जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं रहती है, खासकर गर्मी के मौसम में, तो वहाँ पे हमारे द्वारा वाटर होल्स बनाए जाते हैं और उसमें फिर टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जाता है। उत्तराखंड में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घर जल्दी ही पुलिस के सीसीटीवी कैमरों की जद में होंगे। इसके लिए डीजीपी ने विभिन्न फंड का सहारा लेकर कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महीने में 2 बार घर जाकर बुजुर्गों के हालचाल भी जानेगी। बुजुर्गों को पुलिस ऐप के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। ऐप पर मौजूद SOS बटन का इस्तेमाल भी किया जाएगा और बुजुर्गों को सिखाया जाएगा कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए इंतजामों की समीक्षा कर हर पुलिस मुख्यालय स्तर पर की जाएगी और सुरक्षा में लापरवाही पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
सीनियर सिटीजन्स का सिक्योरिटी से रिलेटेड टाइम टू टाइम हम रिव्यू करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, बट उसको और अच्छे बनाने के लिए कल डीजी साहब ने एक रिव्यू मीटिंग करी थी। उस पर निर्देश ये है कि जनपद पुलिस को कि महीने में एक बार अपने क्षेत्र में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास विजिट हो और उनसे बातचीत हो और उनका सुरक्षा संबंधित टिप्स देना हो, और 2 बार महीने में कॉल करना है, टेलीफोन से बात करना है। और ये भी उपाय बताए गए कि सीसीटीवी वगैरह भी लगा दें और उनको लेन देन या कोई ऐसी भी बात होता है उसके संबंध में जानकारी पालें। हरिद्वार की दीप गंगा सोसाइटी में गुंडागर्दी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित की शिकायत पर सिडकुल थाना पुलिस ने 3 आरोपी सुरक्षा गार्डों पर दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल हरिद्वार की दीप गंगा सोसाइटी परिसर में चल रहे एक स्कूल को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को वहां जाने से रोका जा रहा है। इसी को लेकर सोसाइटी में रहने वाले निपेंद्र की गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गार्ड ने उसे पीटा था। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। देखिए, वहाँ पे एक स्कूल है और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा वहाँ पे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, उसके जो पेरेंट्स आए थे तो पेरेंट्स के साथ वो मारपीट की गई है, जिसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। तत्काल संज्ञान लेते हुए उस पर एक एप्लीकेशन ली गई और जिसमें FIR पंजीकृत करके और उसमें विवेचना जारी है। डोईवाला के लाल तप्पड़ बालकुमारी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला को चोट आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायल महिला अनीता कौर का कहना है कि उन्होंने गब्बर सिंह से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे, जो ब्याज सहित चुका भी दिए, लेकिन गब्बर सिंह उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। जब रोकने की कोशिश की गई तो मारपीट की गई। इस साल से यहाँ रह रही हूँ और मेरा कुछ लेना देना था गब्बर से पैसों के विषय में, और पैसा भी मैंने ब्याज से ही चुका दिया है और उसने मेरे कागज़ रिटर्न नहीं दिए हैं, और अब 10 साल बाद आके मेरी ज़मीन पे कब्जा किया है। और गब्बर, रेनू, गगन और इन्होंने राजनीतिक दबाव से मुझे धमकाया भी है और मेरे साथ मारपीट भी की है और मेरी हालत बड़ी ख़राब है, गुम चोटें हैं। हल्द्वानी की गोला नदी में रेता बजरी की निकासी करने वाले डंपर स्वामियों ने ADM के माध्यम से ज्ञापन देते हुए नदी में वजन के पुराने नियम को लागू करने की मांग की है। वाहन स्वामियों का कहना है कि पिछले वर्ष तक प्रत्येक गाड़ी ने 108 क्विंटल रेता बजरी लगाया जाता था और इस बार सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। इस वजह से न सिर्फ गोला नदी में काम करने वाले मजदूर परेशान हैं, बल्कि वाहन स्वामियों को भी नुकसान हो रहा है। लिहाजा वाहन स्वामियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर तत्काल पूर्व की भांति वाहनों के ढुलान की क्षमता को 108 क्विंटल किए जाने की मांग की है। वाहन स्वामियों ने बताया कि वर्तमान में 130 से 135 क्विंटल तक उप खनिज नदी से लाया जा रहा है, जबकि पूर्व में 108 क्विंटल से 1 क्विंटल भी अधिक होने पर अगले दिन निकासी बंद की जाती थी। लेकिन अब गोला नदी के लिए बनाए गए नियम को भी तोड़ा जा रहा है। देखिए, नदियों में पूर्व में जो है 108 कुंटल माल हम लाते थे गोला से, और जो 109 कुंटल से ऊपर आता था उसकी अगले दिन की निकासी बंद हो जाती थी। तो गोला एक बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। अभी बीच में हम लोग 91 दिन धरने के बाद उठे हैं। उसके बाद इन्होंने पहले तो जो है RC के अनुसार वजन किया, उसके बाद इन्होंने जो है 185 कुंटल ग्रॉस वेट कर दिया, यानी एक गाड़ी में 120 कुंटल लगभग आ रहा है। अब जो है 195 कर दिया है, यानी 130 कुंटल गाड़ियों में वजन आ रहा है, जिससे लेबर भी परेशान है और वाहन मालिक भी परेशान है। दिक्कतें तो थी 90 दिन से हम धरने में बैठे थे तो दिक्कत थी। अभी अच्छे खासे सुचारू रूप से चल रहा था, तो 108 कुंटल के बाद से पहले की तरह निकासी बंद हो जाती थी। लेकिन हम लोग हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जितना गाड़ी की क्षमता है उसी हिसाब से माल ढोया जाए। ये हाईकोर्ट के भी जो आदेश थे उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो कोई गाड़ी में 140 कुंटल माल आ जा रहा है, तो किसी गाड़ी में 110 कुंटल माल आ रहा है, और जो गाड़ियों का खल्ला ज्यादा है जैसे 85 कुंटल है तो उसमें 90 कुंटल ही माल आ रहा है। ये पारदर्शिता नहीं बनी है। पहले सिर्फ 108 कुंटल की पारदर्शिता थी, तो हमारे यही कहना है कि पहले की तरह भांति कार्य हो।
पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण से निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। नीति घाटी के दर्जनों गांव इस वक्त बर्फबारी की चपेट में हैं, जिस कारण से यहां जनजीवन काफी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हो रही है। निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। बता दें कि अप्रैल में गर्मी की शुरुआत हो जाती थी, लेकिन इस बार लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। लोग अब अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर जा रहे वाहनों को दिखाई हरी झंडी। तीर्थयात्रियों की सुविधा के मद्देनजर किए गए कई इंतजाम। अब तक 16 लाख तीर्थयात्री करवा चुके हैं पंजीकरण। राज्य के सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ने का धामी सरकार का प्रयास। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जादौंग फेम ट्रिप को दिखाई हरी झंडी। 25 सदस्यों के दल को किया रवाना। एकांकी बुजुर्गों की देखभाल करेगी उत्तराखंड पुलिस। सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। महीने में 2 बार जानेगी हालचाल। विशेष ऐप के जरिए करेगी जागरूक। दस मई से पूर्व सीएम हरीश रावत एक नई पैदल यात्रा की करेंगे शुरुआत। यात्रा के कांग्रेस प्रदेश में मजबूती की उम्मीद। युवाओं का बढ़ेगा भरोसा। और उत्तराखंड में जारी मौसम की अटखेलियां। चोटी वाले इलाकों में जारी है हिमपात और बारिश। निचले इलाकों में बढ़ रही सर्दी। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।